Zombie apocalypse. अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम मुशर्रफ चांद है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन है। चैप्टर नंबर 4 से आपसे लिया गया है, फिज़िक्स की बुक क्लास 10। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले जिन स्टूडेंट्स ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि एजुकेशन से रिलेटेड मेरी कोई भी वीडियो इजीली आप तक आ पहुँचे। सो बाकायदा मैं अपनी वीडियो का आगाज़ करता हूँ। न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है? व्हेन अ फोर्स एक्ट्स on an object, it produces acceleration in the object, it produces acceleration in the object in its own direction। के न्यूटन का पहला जो सेकंड लॉ क्या कहता है कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर जब फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। एक्सेलरेशन मैं आपको बता दूं, एक्सेलरेशन किसको कहते हैं? एक्सेलरेशन कहते हैं द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, के रफ्तार में तब्दीली लेकर आना। कि जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसमें एक्सेलरेट प्रोड्यूस होगी, बशर्त ये है कि उसकी खुद की डायरेक्शन होगी। और फिर क्या कहते हैं कि दिस एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ अप्लाइड फोर्स। अब मैं आपको इसकी एक मिसाल दूंगा कि मेरे पास ये एक चौक है, इसकी मिसाल लेंगे टेबल की तरह। ठीक है, ये टेबल है, यानी कि एक ऑब्जेक्ट है, एक बॉडी है। जब इस पर मैं फोर्स अप्लाई करूँगा तो जब जितनी फोर्स मैंने अप्लाई की होगी ये जो ऑब्जेक्ट होगा उसी सिमत आगे जाएगा। अब जब मैंने फोर्स अप्लाई की तो इस टेबल को नीचे भी जाना चाहिए था, ऊपर भी जा सकता था और दाएं बाएं भी जा सकता था। लेकिन जिस ऑब्जेक्ट पर जितनी फोर्स अप्लाई की जाए तो उसमें जब एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी तो वो उसी सिमत यानी कि अपनी डायरेक्शन खुद की इख्तियार करेगा। फिर मैग्नीट्यूड ऑफ द अप्लाइड फोर्स किसको कहते हैं? कि मिसाल के तौर पर अब अगर टेबल का वज़न हल्का होगा तो उस पर मैं फोर्स हल्की अप्लाई करूँगा। अगर टेबल का वज़न अगर ज़्यादा कम होगा तो उस पर मैं फोर्स कम अप्लाई करूँगा। तो एम्पलीट्यूड यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ द अप्लाइड फोर्स किसको कहते हैं? कि किसी भी चीज़ पर उसके वज़न के हिसाब से उस पर फोर्स अप्लाई करना, उस चीज़ को हम कहते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ द अप्लाइड फोर्स। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मैं आपको समझा दूं कि व्हाट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शन किस चीज़ को हम कहते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शन उस चीज़ को हम कहते हैं कि जब एक चीज़ चेंज की जाए, जब एक चीज़ को चेंज की जाए तो इसके साथ दूसरी चीज़ भी चेंज होती है। फिर से मैं आपको बता दूं कि न्यूटन्स का सेकंड लॉ किसको कहते हैं? हम न्यूटन्स का सेकंड लॉ उस चीज़ को कहते हैं कि जब किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई की जाए और उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो और वो खुद की डायरेक्शन इख्तियार करे, उसको हम कहते हैं न्यूटन का सेकंड लॉ। फिर आगे उसने क्या कहा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ अप्लाइड फोर्स, कि उस वज़न के उस चीज़ के हिसाब से, उस ऑब्जेक्ट के वज़न के हिसाब से उस पर जब जितनी फोर्स अप्लाई की जाएगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। फिर आगे इसका मैथमेटिकल है। स्टूडेंट्स, आपने अक्सर स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो न्यूटन का सेकंड लॉ सिर्फ इसका स्टेटमेंट लिखते हैं, मैथमेटिकली उसको डिफ़ाइन नहीं करते। तो आपने क्या करना है, इसे मैथमेटिकली भी डिफ़ाइन करना है ताकि आपको जो है पूरे नंबर दिए जाएँ। इसके अमूमन 4 से 5 नंबर होते हैं, तो हम इसको मैथमेटिकली करते हैं। सबसे पहले मैथमेटिकली करने का तरीका किस तरह से है? ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल F, जिसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया मैंने, यानी कि एक्सेलरेशन मैंने प्रोड्यूस की फोर्स पर, यानी कि फोर्स और एक्सेलरेशन हमने ऑब्जेक्ट पर जब फोर्स अप्लाई की तो उसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया। ठीक है, फिर मैं कहूँगा एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन मास, इक्वेशन नंबर 2। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस तरह से है कि यानी कि चीज़ के वज़न के हिसाब से मैंने उस पर फोर्स अप्लाई की है, जिसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दिया। फिर मैं कहूँगा बाय कंबाइनिंग बोथ इक्वेशंस, कि जब दोनों इक्वेशंस को मैं कंबाइन करूँगा तो ये जो फोर्स है ये जाके 1 से मल्टीप्लाई होगा, जिसकी वजह से हमारे पास आंसर आएगा F
अपॉन m। यहाँ देखें एक्सेलरेशन 2 बार प्रोड्यूस हो रही है, इस वजह से यहाँ पे हमने a को 2 मरतबा लिखा है। फिर कुछ जब हम इसको कंबाइन करेंगे इक्वेशन को, तो हमारे पास इक्वेशन इस तरह से आएगी, a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द f अपॉन m। कंबाइन होकर हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरह से है। अब हमने क्या करना है, इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को ख़त्म करना है। तो स्टूडेंट्स, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को ख़त्म करने का तरीका किस तरह से होता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को ख़त्म करने के लिए हम कांस्टेंट लगाते हैं। यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को ख़त्म करने के लिए हमारे पास कांस्टेंट होगा के। याद रखें, कांस्टेंट की वैल्यू हमेशा 1 होती है। चैप्टर नंबर 7 में लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, उसमें आप कांस्टेंट जो है के की जगह जी लगाएंगे, क्योंकि वहाँ पर ग्रेविटेशनल का कांस्टेंट मालूम किया जाएगा। याद रखें, इसको जो है कांस्टेंटली प्रोपोर्शनल भी कहा जाता है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसको हमने इस तरह से किया, तो अब आके इसको जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को कैंसिल करने के लिए a इज इक्वल के मल्टीप्लाई f अपॉन m के। जब मैंने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को ख़त्म किया, मैंने आपको पहले ही कहा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसको कहते हैं, जब एक चीज़ को ख़त्म किया जाता है तो दूसरी चीज़ को भी लाजमी ख़त्म किया जाता है। यानी कि एक चीज़ जब चेंज होगी तो दूसरी चीज़ भी चेंज होगी। अब इस कांस्टेंट की वैल्यू मैंने आपको बताई 1 है, तो a का a बिल्कुल मैंने सेम लिखा, एक्सेलरेशन k की जगह 1 है, मल्टीप्लाई f अपॉन m। यानी कि 1 जब आया तो 1 को हम 4 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, जिसकी सूरत में आंसर हमारे पास इस तरह से आएगा, a इज इक्वल f अपॉन m। f अपॉन m क्या होगा, अब m ये मैथमेटिकली रूल के हिसाब से a के साथ यानी कि मास एक्सेलरेशन के साथ मल्टीप्लाई होगा, जिस तरह से वैल्यू हमारे पास इस तरह से आएगी, m a इज इक्वल f। आप वैल्यू को इस तरह से भी शो कर सकते हैं और इस तरह से भी शो कर सकते हैं कि फोर्स इक्वल है हमारे पास ma यानी कि मास एक्सेलरेशन के। सो स्टूडेंट्स, ये न्यूटन का सेकंड लॉ था। आज का हमारा टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। मुझे अपनी फीडबैक ज़रूर करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।